लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 के अभ्यास प्रश्न का दूसरा वीडियो चल रहा है। अभ्यास प्रश्न का दूसरा वीडियो चल रहा है, ठीक है। पहले वीडियो में हम लोग 10 सवाल तक 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सुनिएगा 11 नंबर का सवाल। कौन सा सवाल? 11 नंबर का। देखिएगा 11 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन दिया है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी दिया है पास्कल के नियम पर, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन के गति के नियम पर, और ऑप्शन डी दिया है संवेग संरक्षण के नियम पर। 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इन ऑप्शनों में से जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम लोग जो पढ़े थे पास्कल का नियम, क्या पढ़े थे? पास्कल का नियम, उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का जिक्र हुआ था, ठीक है। पास्कल का नियम पढ़े थे तो उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का जिक्र हुआ था। पास्कल का नियम क्या था कि किसी द्रव पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो तो उस पर लगाया गया दाब जो होता है द्रव के हर बिंदुओं पर तथा दीवार की हर सतह पर, यानी दीवार की सतह पर या उसके हर एक बिंदु पे जो द्रव होता है समान रूप से क्या होता है? संचरित होता है। किसके नियम से? पास्कल के नियम से। तो उसमें उदाहरण दिया होगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है इन्हीं के सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल के नियम पे। किसके नियम पे? पास्कल के। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सही है, ठीक है। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो किसके नियम पे कार्य करती है? पास्कल के नियम पे। किसके नियम पे? पास्कल के नियम पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 12 नंबर सुनिएगा। पानी की वह गहराई जिस पर वायु के बुलबुले का आयतन, देखिएगा इस सवाल में कुछ अक्षरें प्रिंट नहीं की गई हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ उसका आयतन उसके बाद से आगे प्रिंट नहीं हुआ है या उसके बाद से होगी लिखा है, ऐसे दिया है, ठीक है। तो इसको छोड़िए, इस सवाल को छोड़िए, क्योंकि इसमें प्रिंट दिया ही नहीं है तो कौन सी वैल्यू रखेंगे ये मालूम नहीं चल रहा है। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। 12वें सवाल को अगले वीडियो में बना लेंगे। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इस वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि इसमें प्रिंट अच्छे से नहीं है, ठीक है। तो 13 वाला सवाल देखिए। 13 नंबर वाला क्या कह रहा है? 13 नंबर वाला सुनिएगा। कह रहा है कि किसी बर्तन की तली की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर व 3 मीटर है। यदि बर्तन में 2 मीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो बर्तन की तली पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। द्रव का घनत्व 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब लीजिए। 13 नंबर सवाल में देखिए क्या क्या दिया है। दिया है कि बर्तन की तली की लंबाई और चौड़ाई दिया है, ठीक है। बर्तन की लंबाई दिया है और बर्तन की चौड़ाई दिया है, ठीक। कितना कितना दिया है भाई? तो दिया है कितना? 5 मीटर और 3 मीटर, यानी लंबाई कितनी है? 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। फिर इसमें द्रव भरा हुआ है। कह रहा है कि इसमें द्रव भरा है, यदि बर्तन में 2 मीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हो, यानी इसमें जो द्रव भरा है उसकी ऊंचाई है, यानी द्रव की ऊंचाई कितनी है? तो 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। उस बर्तन में द्रव कितनी ऊंचाई तक भरा है? 2 मीटर। तो द्रव की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? बर्तन की लंबाई इतना ही उसमें द्रव भरेगा, चौड़ाई भी वही हो जाएगी, और द्रव की ऊंचाई दे दिया है कितना? कि 2 मीटर है। यानी ऐसे बर्तन है, ठीक, ऐसे बर्तन है, इसकी लंबाई है 5 मीटर, ये चौड़ाई है 3 मीटर, ऐसे। इसमें जो द्रव भरा है उसकी ऊंचाई है कितनी? 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर, ऐसे है, ठीक है। ऐसे द्रव भरा गया है, ठीक। इतना क्लियर है? कह रहा है कि तो बर्तन की तली पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। तो बर्तन की तली पे लगने वाले दाब की गणना कीजिए। तो दाब बराबर क्या होता है? फार्मूला P बराबर क्या होता है? F अपॉन A होता है। क्या होता है? F अपॉन A। इतना क्लियर है? अब इसको निकालने, F को निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? F किसके बराबर होगा भाई? तो इस पे जो भार लगेगा, द्रव का जो भार होगा उतना ही होगा ना F का मान। कितना होगा?
mg के बराबर होगा। और m निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा भाई? अब m निकालने के लिए इसमें तो द्रव का द्रव्यमान दिया नहीं है, तो m निकालना पड़ेगा। m निकाल देंगे, उसके बाद g का मान 10 रख के इस फार्मूले में रख देंगे, एरिया निकाल देंगे, उस द्रव का एरिया निकाल देंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल निकल ही जाएगा। उसके बाद एरिया निकाल के और फोर्स निकाल लेंगे यहाँ से, द्रव्यमान निकाल कर, और उसके बाद इसमें रख देंगे तो दाब निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं पहले द्रव्यमान को, ठीक। और द्रव्यमान कैसे निकलता है? तो घनत्व के फार्मूले से। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए घनत्व दिया है, इसमें द्रव का घनत्व लेना है। जो द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व वो कितना है? 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये द्रव का घनत्व है। तो द्रव का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक। द्रव का आयतन, तो द्रव का आयतन क्या हो जाएगा? द्रव का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा ना, क्योंकि चौड़ाई भी इसी द्रव के लिए है, ऊंचाई दिया ही है, ठीक, ऊंचाई दिया ही है, और लंबाई 5 मीटर है ही, ठीक। तो द्रव का क्या निकाल लेते हैं? आयतन। तो कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5 × 3 × 2 कितना हो जाएगा? 5 × 15, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा? 30। ये क्या आ गया? इसका आयतन आ गया। क्या आ गया? आयतन। तो घनत्व के फार्मूले से D बराबर क्या होता है? m × v। v का मान निकाल ही लिए, m का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? dv। तो m बराबर क्या हो जाएगा? d का मान कितना है? 10⁻³ और v का मान कितना है? 30। तो कितना हो जाएगा? m बराबर 30 × 10⁻³ कितना हो गया? 30 × 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान का क्या हो गया? वो द्रव का द्रव्यमान निकल गया। अब उसके बाद m का मान निकाल गया कितना? 30 × 10⁻³ किलोग्राम, इतना निकल गया। अब इसका मान इसमें रख कर इसका बल निकाल लेते हैं, ठीक। क्या निकाल लेते हैं? बल। तो यहाँ पे रखेंगे f का मान निकालेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? m का मान कितना है? 30 × 10⁻³ और g का मान कितना? 10। तो इसको लिख सकते हैं 30 × आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी 10 का घात कितना हो जाएगा? 4। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। कितने न्यूटन का? इतना फोर्स हम लोग का निकल गया। अब दाब निकालना है, फोर्स निकल गया, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। तो ए का मान निकाल के उस फार्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए बल कितना आया है? 30 × 10⁻³ कितना आया? 4। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुणते चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणते चौड़ाई, यानी 5 × 3। इतना क्लियर है? 3 से कटा दीजिए 10 हो जाएगा, 5 से इसे कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी जो दाब निकल के आ जाएगा कितना? 2 × 10⁻⁴ पास्कल, ठीक। दाब निकल के आ गया कितना? 2 × 10⁻⁴ पास्कल। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन देखिएगा 13 का 2 × 10⁻⁴ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल को क्या बोलते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 2 × 10⁻⁴, ठीक है। तो जो 13 का ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? करेक्ट है। जो जल के तली पे जो दाब लगेगा वो कितना लगेगा? 2 × 10⁻⁴ पास्कल। कितना लगेगा? 2 × 10⁻⁴ पास्कल। इतना क्लियर है? तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल सुनिएगा। कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है तो वहां पर वायुमंडलीय दाब होगा, ठीक। दाब पूछा है, वो भी कितने पे? जब 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ हो तब। तो देखिएगा जब वायुमंडलीय दाब पढ़े थे हम लोग तो उतना ही निकाले थे। जो वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। तो हम लोगों ने वीडियो में जैसे चैप्टर में निकाला था तो वहाँ पे आया होगा आपका कितना? 1.013 × 10⁻⁵ पास्कल, यही आया था ना? पास्कल, या इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इतना आया होगा।
1.013 गुणे 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सुनिएगा 14 का, जो ऑप्शन नंबर ए है वो दिया है 1.3 गुणे 10⁵ पास्कल। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.01 गुणे 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर सी सुनिएगा दिया है 0.99 गुणे 10⁵ पास्कल। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 0.95 गुणे 10⁵ पास्कल। ठीक, तो देखिएगा जो ऑप्शन दिया है हम लोग का जो निकाले थे चैप्टर में उसका मान आया था इतना 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। ठीक, कितना, एक, लगभग एक है, एक से थोड़ा मोड़ा आगे है, यही ना। यदि इसको 2 पॉइंट लेंगे, यदि इसको 2 पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, देखेंगे तो ये 3 है, 5 या 5 से अधिक रहता है तो इसके आगे वृद्धि करते हैं तो एक ही रह जाएगा। अब 1 है तो इसके आगे भी कुछ बढ़ेगा नहीं, यानी ये 1 के करीब में आ जा रहा है, 1 गुणे 10⁵ पास्कल के करीब में आ जा रहा है ना। तो ऑप्शन में देखिएगा 1.3, 1.3 ये तो ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इससे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी जो है 0.01 इससे ज्यादा कम है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा 0.99, 0.99 जो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको सुनिएगा क्या है 0.99 गुणे 10⁵ पास्कल। यदि इसको एक स्थान तक ले दशमलव के तो ये 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, इसमें 1 प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी 1.0 ऐसे हो जाएगा ना गुणे 10⁵ पास्कल, ऐसे आ जाएगा ना, इस फॉर्मेट को ऐसे आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये लगभग इसके बराबर है, लगभग में बराबर है। ऑप्शन नंबर जो डी है 0.95 है, 0.95 है, तो इससे भी ये तो थोड़ा कम ही है, यानी जो लगभग में पहुंच रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसके लगभग में पहुंच रहा है ना। तो जो इस 14 नंबर का जो सवाल है इसका जो हम लोग का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या, 0.99 गुणे 10⁵ और किसमें, वो भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्या होगा, इतना 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, कितना, 0.99 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। लेकिन हम लोग चैप्टर में निकाले थे कितना, 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। इतना क्लियर है। तो जो लगभग में उसके बराबर आए, ठीक ना, लगभग में उसके करीब आ जाए तो उसके हिसाब से हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो ऑप्शन था 14 नंबर में वो कौन सा ऑप्शन है, सी है। इतना क्लियर है, नोट करिएगा। फिर देखते हैं अगले सवाल की तरफ, 15 नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा 15 नंबर सवाल है, सुनिएगा, किसी पिंड का वायु में भार 320 ग्राम तथा जल में 280 ग्राम है। 1.65 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में पूर्णतः डुबाने पर उसके भार में कमी आएगी। क्या है, सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि एक पिंड है, क्या है, एक पिंड है, इसको वायु में रखने पे जो इसका भार है वो कितना है, तो है 320, कितना है, 320 ग्राम। ठीक है, कब, जब ये वायु में है तब। फिर कह रहा है कि इसको जब जल में डाल दे रहे हैं, किसमें, जल में डाल दे रहे हैं इस पिंड को जल में, तब इसका जो भार है, तब इसका जो भार है वो कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 280, कितना हो जा रहा है, 280 ग्राम। ठीक है, ये जब बाहर है तो कितना है, 320 ग्राम का, और जब जल में डाल रहे हैं तो कितने का हो जा रहा है, 280 ग्राम का। तो निकालेंगे कि जल में, तो क्या निकाल दे, जल में वस्तु के भार में कमी, जल में वस्तु के भार में कमी निकालते हैं। तो कितना कमी होगा भाई, तो 320 में से 280 घटा देंगे तो उसके भार में कितने की कमी आ रही है, यानी बाहर 320 का है, अब जल में डालें तो 280 का हो जा रहा है, यानी इसके भार में कितने की कमी हो रही है। तो क्या करेंगे, 320 में से माइनस कर देंगे, कितना, 280, तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 12 में से 8 जाओ 4, यानी जो 40 ग्राम वजन जो होगा इनके भार में कमी महसूस होगी, कितने का, 40 ग्राम का। ठीक, तो ये तो जब ये बाहर था उसको जल में डाले तो इतना कमी महसूस होगा, कब, जल में डाले हैं तब। कह रहा है कि यदि इसी पिंड को, यदि
इसी पिंड को कहाँ डाले, 1.65 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में डालें। ठीक है, किसमें, 1.65 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में डालें, पूर्णतः डुबो दें उसमें, तब इसका जो कमी होगा उस द्रव में, इसके भार में जो कमी होगा वो कितना होगा। जल में कितना है, तो 40 ग्राम है। अब फिर इसी को एक घनत्व दिया है 1.65, उसमें डालेंगे, उस द्रव में डालेंगे तो कितना महसूस होगा कमी, उसको पूछ रहा है, ना कि इसको। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो होता है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का कई फार्मूले लिखवाए थे ना, तो उसी में से अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है क्या, तो द्रव में, यानी जिसका अपेक्षिक घनत्व दिया रहता है जिस द्रव का, उस द्रव में भार में कमी, उस द्रव में भार में कमी, यानी उस द्रव में वस्तु के भार में कमी, अब बटा में जल में भार में कमी, जल में भार में कमी। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव में भार में कमी और जल में भार में कमी। इस फार्मूले का लगाएंगे तो अपेक्षिक घनत्व दिया है कितना, इसका जो मान दिया है, इसका जो मान दे दिया है क्वेश्चन में 1.65 दिया है ना, 1.65 दे दिया है। जल में भार में कमी हम लोग निकाले लिए हैं, पूछ रहा है द्रव में भार में कमी, तो ये फार्मूले में रखिए सबका मान। ठीक, सबका मान रखिए। तो अपेक्षिक घनत्व का मान कितना है, 1.65 बराबर, इसका तो मान निकालना है, द्रव में भार में कमी का मान तो निकालना है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए, क्या, द्रव में भार में कमी। ठीक, द्रव में भार में कमी, और ये जो जल में भार में कमी है उसको निकाले दिए हैं, जल में वस्तु के भार में कमी तो कितना आया है, 40 ग्राम, तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना, 40 ग्राम। तब जो द्रव में भार में जो कमी होगी, भार में कमी होगी वो कितना निकल के आ जाएगी, तो 1.65 गुणे 40, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 0 से तो ये दशमलव इधर खिसक के आएगा, 1 पॉइंट खिसक के इधर आया, फिर अब गुणा करेंगे इसका, चलिए ऐसे कर देते हैं, 1 0 तो ऐसे लास्ट में लग ही जाएगा, फिर गुणा करेंगे 4 से, 5 में 4 5 20, 2 4 6 24, 24 2 26 को हाथ में लगा 2 और 4 में 4 2 6, इतना हो गया। 0.2 स्थान पे कटेगा, यानी यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 66, कितना आ जाएगा, 66 ग्राम। तो जो पिंड है उसको जल में डाल रहे हैं तो इतने की कमी आ रही है, लेकिन जब उसको 1.65 घनत्व वाले द्रव में डाल रहे हैं तो कितने की भार में कमी आ रही है, 66 ग्राम की भार में कमी आ रही है। कितने में आ रही है, 66 ग्राम भार में कमी आ रही है, 66 ग्राम भार में कमी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 15 का है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है 15 सवाल का, वो क्या है, करेक्ट है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, नोट करिए इतने को, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 16 नंबर सवाल की तरफ। तो इसको सुन लीजिए ऐसे ही, इसको हल करने वाला नहीं है, ऑप्शनल है, 16-17 ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसको सुन लीजिए, जो 16 नंबर सवाल है कह रहा है, 16 नंबर सवाल कह रहा है कि बैरोमीटर को पहाड़ में खान में ले जाने पर पारे का तल क्या होता है, ऊपर उठता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऐसे ही ऑप्शन सुनिए, सही ऑप्शन सुन लीजिए। ए है जो है नीचे गिरेगा, बी है ऊपर उठेगा, सी है उतना ही रहेगा, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो बैरोमीटर है उसको पहाड़ पर किसी खान में ले जाते हैं तो उसके जो पारे का तल होता है वो उसके बारे में पूछ रहा है कि वो ऊपर उठेगा कि नीचे गिरेगा या सेम वैसे ही बने रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिएगा जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय जो दाब है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। और जैसे ही वायुमंडलीय दाब घटेगा तो जो उसमें पारा, बैरोमीटर में पारा रखा रहेगा, जैसे वायुमंडलीय दाब घटेगा उसका जो दाब है
अंदर जो पारे का वो तो बढ़ने लगेगा, और वायुमंडलीय दाब घट रहा है, इसका मान बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर उठेगा। कहाँ करेगा, क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो इसलिए जो 16 नंबर है उसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा, बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो 16 का है वो बी है, सही है। बी क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा, तो जब ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। यानी पृथ्वी तल से ऊपर, जैसे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जैसे जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, वैसे वायुमंडलीय दाब है, ठीक ना। जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, और इस कारण जो पारे का स्तंभ है उसका मान ऊपर बढ़ता जाता है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग गुब्बारे में हवा भर के छोड़ देते हैं तो ऊपर उड़ते उड़ते कुछ ऊंचाई तक जाता है तो वो अपने आप फूट जाता है। क्यों फूट जाता है भाई, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उसके अंदर का दाब ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे जानते हैं ज़्यादा कम पे भारी पड़ता है ना, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और गुब्बारे के अंदर की जो वायु भरी है उसका वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है सामान्य वायुमंडलीय दाब से, इसलिए जो गुब्बारा होता है वो फट जाता है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे भी है, जैसे पहाड़ पे किसी खान में जाते हैं या ऐसे भी पहाड़ी पे भी जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो पारे का स्तंभ होता है वो ऊपर उठने लगता है, ठीक है। क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। 16 नंबर क्लियर हुआ, 16 नंबर क्लियर हुआ। अब देखते हैं, चलिए 16 नंबर का समझ में है ना, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ठीक है। 17 नंबर सुनिएगा, ये भी ऑप्शनल ही है। यदि दो धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान हो तो, ऑप्शन सुनिएगा, ए बोल रहा है उनका घनत्व समान होगा, ऑप्शन बी रहा है उनके द्रव में डूबे आयतन समान होंगे, ऑप्शन सी कह रहा है उनके द्रव्यमान समान होंगे, ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों के आयतन समान होंगे, ठीक, दोनों के आयतन समान होंगे। तो जो 17 का है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही होगा। क्या है, उनके द्रव में डूबे आयतन समान होंगे, उनके जो द्रव में डूबे आयतन होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही जो कोई भी धात्विक तल है, अरे धात्विक टुकड़ा है, वो जितना उसका आयतन डूबेगा उसके हिसाब से उछाल मानेगा, ठीक ना। तो दोनों पे उछाल समान है, इसका मतलब उनके जो आयतन है समान रूप से डूब रहे हैं उस द्रव में, ठीक ना। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है 17 का, उनके द्रव में डूबे आयतन समान है, वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यानी जो 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका भी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, उसका भी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 18 नंबर सुनिएगा, ये भी ऑप्शनल ही है। एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है। अभी बताया ना मैं, 16 जब पारे वाली बात कर रहे थे बैरोमीटर की, तभी मैंने बताया कि जो गुब्बारे में हवा भर के छोड़ देते हैं तो कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है भाई, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और गुब्बारे के अंदर का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, क्या कह रहा है, ए ऑप्शन, कि इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो नीचे गिरेगा ना, तो ये तो होगा नहीं। ताप बढ़ जाता है, ठंडी के भी मौसम में ताप बढ़ जाएगा नहीं ना, लेकिन ठंडी के मौसम में भी उड़ा देंगे, ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा तो वो फट जाएगा, ठीक ना। तो ना ताप बढ़ता है ना द्रव्यमान बढ़ता है, ये ऑप्शन दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी सुनिएगा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय गैसों का दाब कम होता है, वायुमंडलीय गैसों का दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, सुनिएगा, वायुमंडलीय गैसों का दाब अधिक होता है, वायुमंडलीय गैसों का दाब अधिक होता है, ठीक। तो जो वायुमंडलीय दाब होती हैं उनमें जो गैसें होती हैं उनका जो दाब होता है अधिक हो जाता है। हम लोगों ने कौन सी गैस भरा है, हाइड्रोजन गैस ही भरा है। हाइड्रोजन गैस कौन सी है, वायुमंडलीय गैस है, वायुमंडलीय गैस है ना। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में मिलती है ना, क्या मिलता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब मिलता है ना, नाइट्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है वायुमंडलीय गैस है। हाइड्रोजन वायुमंडलीय गैस होने के कारण जैसे ही ऊपर जाएगा तो इनका दाब क्या होता है, बढ़ता है, और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वायुमंडलीय गैसों का दाब अधिक होता है कब, ऊपर जाने पर, ठीक ना। और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर दाब होता है, प्रेशर होता है, वो तो एक्चुअली ऐसे ही कम होता है ऊपर जाने पर। और जो वायुमंडलीय गैसें हैं जो गुब्बारे में भरी गई है हाइड्रोजन गैस,
उसका दाब अधिक होने लगता है, इसलिए वो फैलते फैलते एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक, तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 18 का जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है? डी है। डी क्या है? करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो वायुमंडलीय गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इनका जो ऊपर जाने पर, ऊंचाई पे जाने पर इनका जो वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ता है। ठीक है, एक किसी गुब्बारे में या कोई भी चीज़ हो उसमें अगर बंद कर दें, इनको छोड़ दें ऊपर, तो इनका वायुमंडलीय दाब क्या होता है? इनका जो दाब होता है गैसों का वो बढ़ता है, और वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। ठीक ना? लेकिन वायुमंडलीय गैसों का जो दाब होता है वो बढ़ता है। तो इस कारण जब गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर के ऊपर छोड़ देते हैं तो वायुमंडलीय गैस का दाब अधिक होने के कारण ये फैलता है और फट भी जाता है। ऐसी कंडीशन आती है कि फट भी जाता है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। इतना सबको समझ में आया? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो चलिए इतने को नोट करिए, बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, इसको हल करना है तो इसे मिटाना पड़ेगा। तो इतने को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद से बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, सुनिएगा 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि 0.9 अपेक्षित घनत्व वाले एक वस्तु का आयतन, समझिएगा, वस्तु का आयतन 20.6 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब है। 1.03 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में, वहां पे वस्तु थी, यहाँ पे द्रव की बात कर रहा है, द्रव में यदि इस वस्तु को डाला जाए तो जो आयतन द्रव से बाहर निकला है रहेगा। ठीक है, तो सुनिएगा, कह रहा है जैसे कोई वस्तु है, ठीक ना, कोई ठोस वस्तु है, कह रहा है कि इसका घनत्व दिया है। ठीक है, इसका घनत्व डी ओ मान लेते, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, डी यानी घनत्व, यानी घनत्व है किसका? वस्तु का। वो कितना दिया है? कितना दिया है? तो दिया है 0.9। कितना दिया है? 0.9 दिया है। और इसका जो आयतन है वो कितना दिया है? तो वो दिया है 20.6 × 10⁻⁻4। वो दिया है 20.6 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब। तो उसका घनत्व दिया है कितना? 0.9, और आयतन दिया है 20.6 × 10⁻⁻4। ये किसका है? उस वस्तु का है। ठीक है, वस्तु का बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि इसको 1.03 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में डाला जाए, यानी कोई द्रव है, उसका घनत्व दिया है कितना? यानी DL लिक्विड है, ठीक ना, इसका दिया है कितना घनत्व? 1.03 किलोग्राम मीटर क्यूब। इतना घनत्व वाले द्रव में इसको जब डाला जाए, ठीक है, इस वस्तु को डाला जाए, तो कह रहा है कि तो आयतन द्रव से बाहर निकला रहेगा, यानी वह आयतन जो द्रव से बाहर निकला रहेगा वह है कितना है, यानी कितना उसका आयतन द्रव से बाहर निकला रहेगा, कितना डूबा रहेगा। यानी जैसे इसको इस द्रव में डालेंगे तो ऐसे कुछ होगा, इस कंडीशन में कुछ होगा। तो पूछ रहा है कि इसका जो ऊपर वाला भाग है, जो इतना भाग है, इतना, इसका आयतन पूछ रहा है, इसका जो आयतन है वो पूछ रहा है कि वो कितना होगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके डूबे भाग का आयतन निकाल लेते हैं, और डूबे भाग का आयतन निकाल के इसके टोटल आयतन में से घटा देंगे तो ऊपर वाला बाहर जो होगा आयतन वो निकल जाएगा, जो पानी से ऊपर रहेगा, जो द्रव से ऊपर रहेगा। तो ठीक है, इतना समझ में आया कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, जो डूबे भाग का आयतन होगा उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी ठोस हो, उसका घनत्व, द्रव्यमान, आयतन कुछ भी दिया हो, ये सब में से कोई दो चीजें दी हुई हो, और किसी द्रव का घनत्व दिया हो, जिस द्रव में उसको डाला जाए तो कितना भाग उसका डूबेगा, उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है। और वो फार्मूला क्या है? तो डूबे भाग का आयतन, यानी डूबे भाग का आयतन बराबर होता है क्या? तो ठोस या उस वस्तु का आयतन, ठोस का
आयतन नहीं सॉरी द्रव्यमान, द्रव्यमान अब बटे में जिस द्रव में डालेंगे उसका घनत्व, यानी द्रव का घनत्व। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। कब का? जब कोई वस्तु है उसका घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, इन तीनों में से कोई दो चीज दी हुई हो, ठीक, और जिस द्रव में डाला जा रहा है उसका घनत्व दिया हो, तो कितना भाग डूबेगा, यानी उस द्रव में उसका कितना भाग अंदर जाएगा, कितना डूबेगा, उसको निकालने का ये फॉर्मूला क्या है? डूबे भाग का आयतन बराबर जो होता है ठोस का द्रव्यमान बटे में द्रव का घनत्व, ठीक है। ठोस का इसका द्रव्यमान दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया है? उसका घनत्व दिया है और आयतन दिया है। तो घनत्व वाले फॉर्मूले से उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं ना। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को उधर ही रहने देंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा ना। तो चलिए निकाल देते हैं। तो हो जाएगा डूबे भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ठोस का द्रव्यमान। ठोस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो उसका घनत्व गुणे घनत्व गुणे वॉल्यूम। क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे d बराबर होता है ना m/v, तो m निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा ना, तो वहीं dv हो जाएगा। यानी वो भी dv किसका? वस्तु का, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का घनत्व और उसका आयतन, अब बटे में द्रव का घनत्व यानी dl, ठीक है। इतना क्लियर है। अब सबका मान रख देते हैं। तो देखिए 0.9 अपेक्षित घनत्व वाला वस्तु है, यानी इसका घनत्व कितना है? यहाँ पे भी लिखे हैं 0.9, उसका आयतन कितना है? 20.6, और dl कितना है? तो 1.03, ठीक है। तो सबका मान रखिए, यहां से हल कर रहे हैं। do यानी जो वस्तु का घनत्व वो कितना है? 0.9 गुणे इसका आयतन कितना है? 20.6 गुणे 10⁻⁻4, यानी 20.6 गुणे 10⁻⁻4 बटा में dl कितना है? तो 1.03, यही है ना, 1.03। इतना क्लियर है। चलिए इसको कटाते हैं। तो देखिए भाग करते हैं। पहले तो दशमलव को हटाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको इस दशमलव को हटाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से इधर गुणा करेंगे, 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? देखिए हो जाएगा 0.9 गुणे 20.6, डिटेल में कर रहे हैं, ठीक ना, गुणे 10⁻⁻4, गुणे 100 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक। इतना क्लियर है। तो देखिएगा इन दशमलव को हटाने के लिए एक एक स्थान पे है ना, तो 2 जीरो है तो 1 जीरो इसका दशमलव हटा देगा, 1 जीरो इसका दशमलव हटा देगा। या 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो 1 10 से गुणा करेंगे इसमें तो दशमलव हट जाएगा, और 1 10 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये 9 गुणे 20 ये तो दशमलव हट जाएगा ना, तो 206 गुणे 10⁻⁻4 होगा। अब बटे में इसका भी 2 अंक दशमलव को हटा देगा ना, 2 जीरो, तो नीचे क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा, 103। तो 103 दूना 206 हो जाएगा ना, 2 3 6 2 1 में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा? -4। इतना आ गया क्या? इसका आयतन आ गया, यानी मीटर क्यूब। वो भी कितना आयतन आ गया? वो भी कौन सा आयतन आया है? डूबे भाग का आयतन आया है। वो भी क्या आया है? डूबे भाग का आयतन कितना आ गया है? तो 18 गुणे 10⁻⁻4 मीटर क्यूब क्या आया है? डूबे भाग का आयतन आ गया है। इतना क्लियर है। जगह तो है नहीं हल करने का, नहीं तो इधर ही हल कर देते। क्या निकालना था हम लोग को? वो भी निकालना था, बाहर निकले भाग का आयतन निकालना था। तो डूबे भाग का आयतन निकल गया, डूबे भाग का आयतन निकल गया, ठीक, यहीं पे निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। डूबे भाग का आयतन कितना आ गया? 18 गुणे 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। और इसका कितना आयतन है? इस ठोस का जो इसमें डूबा है इसका आयतन कितना दिया है? 20.6 गुणे 10⁻⁻4। तो इसके जो बाहर का आयतन होगा वो कितना होगा? तो इतना में से डूबे भाग का आयतन निकालेंगे, ये टोटल आयतन है इतना, इसमें से डूबे भाग का आयतन निकालेंगे तो जो द्रव से बाहर होगा उसका आयतन निकल जाएगा ना। तो निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बाहर निकले
यही पूछ भी रहा है, बाहर निकले भाग का आयतन क्या हो जाएगा, भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो इसका टोटल आयतन कितना है 20.6 गुणे 10 घात -4। अब माइनस कर देंगे डूबे भाग का क्षेत्रफल, अरे सॉरी आयतन, तो कितना आ जाएगा 18 गुणे 10 घात -4। ठीक है, इसमें से -4 कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा 20.6 -18, कॉमन ले लिए क्या 10 घात -4 कॉमन ले लिए। अब घटा दीजिए भाई, क्या घटाना है 20.6 में से 18 घटाना है। ठीक, यानी 18 घटाना है तो इसका दशमलव यहाँ पे होगा, यहीं पे देखिए दशमलव यहाँ पे होगा, तो दशमलव सीध में लेते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे 18 लिख देंगे तो इधर 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 0 जाए तो 6 ही बचेगा। यहाँ से हासिल जाएगी 10 में से 8 जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए इनके सीध में तो कितना आ जाएगा 2.6 गुणे 10 घात -4। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे समझाने के लिए कर दिए हैं, ठीक ना। तो इसको घटाने पे कितना है 2.6 गुणे 10 घात -4 मीटर क्यूब। ये जो आयतन है वो किसका आयतन है, तो बाहर निकले भाग का आयतन है। किसका है, बाहर निकले भाग का आयतन है, ये डूबे भाग का आयतन है। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा ना 20.6 गुणे 10 घात -4, 18 2 20 हो जाएगा ना, 18 2 20 और 10.6 गुणे 10 घात -4। तो जो द्रव का भाग है जो द्रव से बाहर होगा, सॉरी जो ठोस का भाग है जो द्रव से बाहर होगा, उसका जो आयतन होगा कितना होगा 2.6 गुणे 10 घात -4 मीटर क्यूब। इतना क्लियर है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन जो सही है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 2.6 गुणे 10 घात -4। देखिए ऑप्शन नंबर ये भी दिया है 18 गुणे 10 घात -4, तो इसको ही निकाल कर ऑप्शन नंबर ए को हिम्मत मार दीजिएगा, ठीक ना। जो पूछ रहा है उसको समझिए कि क्या पूछ रहा है, तो उससे निकाल कर देखिए ऑप्शन मिलाइए कौन सा मिल रहा है, उसके बाद से ऑप्शन मारिए। तो देखिए 2.6 गुणे 10 घात -4 मीटर आ गया ना, मीटर क्यूब। तो जो ऑप्शन नंबर डी है किसका 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही है। क्या है, सही है। नोट करिएगा। बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ जो कि ऑप्शनल है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, फिर 20 नंबर सवाल को सुन लीजिए, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करिए और इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद से 20 नंबर सवाल को सुन लीजिए। तो देखिए 20 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी द्रव में डूबी कोई वस्तु अपने भार में हल्की प्रतीत होती है, इसका कारण है। चैप्टर को ध्यान में रखिए, चैप्टर को मन में सोचिए कि ये बातें कहाँ पे आई हैं। यदि कोई वस्तु द्रव में डूबी हो और उसके भार में कमी महसूस होती हो तो किस कारण होती है, थोड़ा सोचिए। ऑप्शन याद दिला दे, ऑप्शन याद दिलाने से कुछ याद आ जाएगा। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन उत्प्लावन बल के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है कि द्रव का दाब, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वस्तु का भार, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, कुछ याद आया ऑप्शन सुनने से, किसके कारण ये होता है? फिर से बोल दूं, उत्प्लावन बल, द्रव दाब, वस्तु का भार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बता दे रहा हूं कि जब उत्प्लावन बल पढ़े थे, उत्प्लावन बल क्या होता है, तो उत्प्लावन बल हर द्रव का एक ऐसा गुण होता है कि यदि उस द्रव में किसी वस्तु को डालते हैं तो क्या करता है द्रव, उस पर नीचे से ऊपर की तरफ क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। और इसी बल के कारण कोई भी वस्तु द्रव में हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। तो जो 20 नंबर का सवाल है, जो 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वो हल्की प्रतीत होती है। क्यों भाई, उत्प्लावन बल के कारण। ऑप्शन नंबर जो ए है 20वें का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है। 20 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है। सबको समझ में आया? समझ में आया? तो इस वीडियो में बस इतना ही, 20 तक ही। अगले वीडियो में हम लोग 21 सवाल से आगे पढ़ेंगे, 21, 22, 23, 24 इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद में आई है तो लाइक करिए,
और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। जो विद्या होती है वो बांटने का धन होता है। इसको बांटने से जो संसारिक धन होता है, ये जो पैसे हैं गांधी जी वाला, इसको बांटने से तो कम होगा, लेकिन जो विद्या धन होता है उसको जितना बांटेंगे, जितना खर्च करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखकर खुद अपने पास ही मत रख लीजिएगा, ठीक ना। इसको अपने दोस्तों को भी दीजिएगा जिससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के सवाल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।